हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे छठा जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को और मुख्य परीक्षा के भी प्रश्नों को। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर देखें दोस्तों तो जीएस में आपका फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न में आपका 10 प्रश्न झारखंड से रहता है। उसी प्रकार मेंस में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 10-10। उसमें से अगर देखें तो आपका 10 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। तो चलिए उसी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो पहले प्रारंभिक फिर बाद में मेंस वाले प्रश्नों को। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए प्रश्न पहला है कि संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो संथाल परगना को नरी खंड कहा जाता था। और यहाँ पर देखिए तो नरी खंड को कांगजोल भी कहा गया बाद में, तो इसको भी याद रखिएगा कांगजोल। अगर नरी खंड ऑप्शन में ना दे तो कांगजोल को आप वहाँ पर टिक आउट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो सफा होड़ आंदोलन देखें तो मुंडा जनजाति से संबंधित है। सफा होड़ का अर्थ होता है दोस्तों सिंहबोगा के प्रति समर्पण। ये देखिए तो एक सुधारवादी आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें मांस मंदिरा खाने से परहेज की बात कही गई थी और जो लोगों में थे वो राम नाम जपने तथा जनेऊ पहनने ये सब चीज़ों की बात कही गई थी। और इसका जो अग्रणी नेता थे, पूछा जाता है सफा होड़ आंदोलन के जो अग्रणी नेता कौन थे, तो लाल हेम्ब्रम थे। इसको भी नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। लाल हेम्ब्रम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति हैं, हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। और आदिम जनजाति में देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोरवा। कोरवा जो है दोस्तों वो एक आदिम जनजाति है और कोरवा मुख्य रूप से इसका निवास स्थान की बात करें तो पलामू है। और पलामू में भी अगर बात करें दोस्तों तो पूरे पलामू प्रमंडल में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक पूछेगा तो पलामू हो जाएगा। साथ में गढ़वा और लातेहार जिला में भी लोग रहते हैं। ये देखें तो कोरवा जो लोग हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। पहाड़ी कोरवा हो जाता है और दूसरा हो जाएगा डिहवारी कोरवा। जो अभी भी पहाड़ के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं उसे पहाड़ी कोरवा, और जो अब गाँव में आकर के स्थायी जीवन जीने लगे हैं उसे कहा जाता है डिहवारी कोरवा। तो इसको भी याद रखिएगा। और जो कोल और कवर 2 यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो इसको कवर को कीजिएगा। इसको 2003 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, कवर को और कोल को। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कोल और कवर को कब शामिल किया गया है आदिम जनजाति में, आदिम नहीं बोले अनुसूचित जनजाति में, तो आप वहाँ पर कीजिएगा 2003 में शामिल किया गया है। और जो 8 आदिम जनजाति उसको नाम याद रखिएगा दोस्तों, बिरजिया, बिरहोल, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, सबर, कोल, परहिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि अंडी और ओपरपीती नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अंडी ओपरपीती नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो ये पर देखिए दोस्तों तो हो जनजाति में विवाह सम्मति है, प्रचलित है। और कहा जाता है दोस्तों कि ओडी और ओपरपीती विवाह क्या था, नाम से ही पता चला है। ओपरपीती मतलब वर के द्वारा देखे तो कन्या के हरण करके विवाह किया जाता है, उसे ओपरपीती विवाह कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से देखें तो हो जनजाति में प्रचलित है। आप जा करके देखें प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, सारे विवाह के जो जनजातियों में प्रचलित हैं सभी को मैं बताया हूँ, वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शासक पुनर्मल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो हो जाएगा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये पुनर्मल कहा जाता है दोस्तों कि गिद्धौर वंश के 10वें शासक थे, 10वें राजा थे, और इन्हीं के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया देवघर में। और आपका पता होगा कि देवघर में जो श्रावणी मेला लगता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है। यहाँ पर 1 महीने का मेला का आयोजन होता है। और यहाँ पर देखें तो जो पूरे भारत देश में या विश्व में जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो पूरे विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग है आपका वो देवघर में स्थापित है। तो इस तरह से इसकी कहानी जुड़ी हुई है, आप इसको भी याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला कहाँ लगता है, तो देवघर में लगता है, जो पूरे सावन महीने तक यानी 1 महीने तक मेला आयोजित होती है। अगला प्रश्न है कि महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। और महुआ डांड से याद रखिएगा दोस्तों कि महुआ डांड जो अभ्यारण्य है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि भेड़िया के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है,
तो आपको वहाँ पर टिक आउट करना होगा कि महुआ डांड अभ्यारण्य। वहीं अगर देखें दोस्तों तो कोडरमा में भी 2 अभ्यारण्य है, दोनों का नाम आप याद रखिएगा। एक तो इसके नाम से ही अभ्यारण्य है, कोडरमा अभ्यारण्य कर दीजिएगा, और एक अभ्यारण्य जो है आपका कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो दोनों को नाम याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर गौतम बुद्ध ही पूछा जाता है, क्योंकि कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा तो नाम से ही स्पष्ट है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पूछेगा तो कोडरमा। पलामू में आपको पता होगा पलामू अभ्यारण्य, और चतरा में एक सबसे चर्चित है वो हो जाएगा आपका लावालौंग अभ्यारण्य। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है तो चतरा जिले में है। अगला प्रश्न है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। तो अंजन धाम जो आपका है वो कहाँ हो जाएगा, गुमला जिले में। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अंजन धाम का संबंध देखिए दोस्तों तो हनुमान जी के जन्म स्थान से कहा जाता है। यहाँ पर शिव की भी मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी की भी प्रस्तर मूर्तियाँ हैं, जहाँ पर लोग जो हैं पूजा करते हैं। ये गुमला जिले से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंजन गाँव नामक ग्राम में ही स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे है तो हनुमान जी से है। यहाँ पर उनका जन्मस्थली बताया जाता है। एक गढ़वा से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गढ़वा जिला में आपको बंसीधर मंदिर, जहाँ पर कृष्णा जी की मूर्तियाँ हैं, जिसमें 8 अनोखे धातुओं से मूर्ति को निर्मित किया गया है, इसलिए इसकी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गिरिडीह से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो गिरिडीह में जो सबसे ऊँची है और जैन बौद्ध धर्मियों का ये तीर्थ स्थल है, जिसकी ऊँचाई 1365 मीटर है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का संबंध अगर देखें तो शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दीप सेन गुप्ता के साथ साथ एक और नाम याद रखिएगा दोस्तों, दोनों कोई गुप्ता ही है, नीरज कुमार गुप्ता। ये दोनों प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। नीरज कुमार गुप्ता, ये दोनों गुप्ता लोगों का संबंध किससे है तो शतरंज खेल से है। एक सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तीरंदाजी से, जो दीपिका कुमारी रांची रातू के रहने वाली है, जो तीरंदाजी से हैं। जो देखें तो 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ था हमारे झारखंड में, इसकी शुरुआत देखें तो झारखंड से ही हुआ था। और झारखंड में कहाँ तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम से 34वें राष्ट्रीय खेल का, जिसमें मशाल लेकर के कोई भी जो प्रोग्राम आयोजित होती है खेल से संबंधित, तो एक दीपक टाइप का मशाल होता है, उसको लेकर के प्रवेश किए थे। तो दीपिका कुमारी ही झारखंड से प्रवेश की थी, मशाल लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खोटा संकलनों का प्रदर्शन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया। तो खोटा संकलनों का प्रदर्शन मेघदूत के नाम से अगर देखें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर श्रीनिवास पानूरी जी ने किया। इनके बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों खोटा साहित्य से संबंधित, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप 2-3 को है जो विशेष रूप से याद रखना है। एक तो हो गया मेघदूत, एक हो जाएगा आपका दिव्य ज्योति। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो दिव्य ज्योति और मेघदूत हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी जी का। अगला प्रश्न है कि मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। तो मुंडा परंपरा का रिजगढ़ अगर देखें दोस्तों तो राजगीर से संबंधित है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कहिएगा कि सर कि मुंडा परंपरा का रिजगढ़ का संबंध रोहतास से है, क्योंकि लोग रोहतासगढ़ से आकर के झारखंड में बसे। लेकिन थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आयोग के द्वारा जेपीएससी जो आयोग है उसके द्वारा राजगीर को आंसर माना गया है, तो इसलिए आपको राजगीर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आयोग डिसाइड करती है उसी बेस पर हमको चलना पड़ता है। उसके अगेंस्ट में जाइएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, वो आयोग उसको सही आंसर नहीं मानेंगे। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आयोग ही निर्धारित कर पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, छठा जेपीएससी संयुक्त सेवा के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में मुख्य में भी क्या होता है दोस्तों कि हर पार्ट से 10-10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो 2-2 नंबर का होता है। तो उसी प्रश्न में देखें तो झारखंड से प्रश्न रहे तो उसी को एक जगह संकलित किया गया है, उसी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बंगम माझी नेता हैं। तो बंगम माझी कहा जाता है दोस्तों कि सफाहोड़ आंदोलन के नेता है। सफाहोड़ आंदोलन जो शुरुआत हुआ था, जो आपको पता होगा कि जो लाल हेम्ब्रम के द्वारा, तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा जब आंदोलन खत्म हो गए तो कुछ दिनों के बाद लगभग 1930 ईस्वी में आसपास बोकारो में इन्होंने बंगम माझी ने सफाहोड़ आंदोलन का शुरुआत किया था। तो सफाहोड़ आंदोलन किससे था दोस्तों, तो आपको याद होगा
कि ये सुधारवादी आंदोलन था, एक स्वरादी आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो अपने जीवन शैली में परिवर्तन के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बंगम माझी कहाँ से शुरू किए थे दोस्तों? तो बोकारो से। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? यहाँ पर ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो इसका शुरुआत किसने किया था? तो आपका होगा जात्रा उरांव ने, या जात्रा भगत भी कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किससे है? तो जात्रा भगत। ये कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए दोस्तों, तो बोला जाता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का एक विस्तार था। अगर प्रश्न पूछेगा बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार कौन था, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि टाना भगत आंदोलन ही बिरसा मुंडा का आंदोलन का विस्तार था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पता है कौन सा होगा दोस्तों? बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जो कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। इसके बाद पूछा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडू जलप्रपात होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। जो हुंडू जलप्रपात है रांची से लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दूरी पर है, और जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है वो लातेहार जिला में है। दोनों को के ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता होगा कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो काली मिट्टी को एक प्रश्न अगर काली मिट्टी न पूछ लिए, यहाँ पर पूछ दे रेगुन मिट्टी, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि रेगुन मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है, रेगुन मिट्टी। ये रेगुन मिट्टी की अगर खासियत की बात करें दोस्तों, तो इसमें लोहा, चूना, मैग्नीज, एल्युमिनियम की खासियत होती है, यानी कि सब चीज़ें इसमें पाई जाती है। ये मिट्टी में अगर देखिए पानी पड़ने के बाद चिपचिपा हो जाता है, और सूखने के बाद इसमें बहुत मोटी मोटी दरारें हो जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस मिट्टी में पानी पड़ने के बाद बहुत चिपचिपा हो जाता है, तो आपका रेगुन मिट्टी होगा या काली मिट्टी होगा। ये कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और यही प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि छोटा नागपुर क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है, तो वहाँ पर करना होगा कि लाल मिट्टी का। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी की पाई जाती है। तो ये सब प्रश्न मिट्टी से संबंधित है, जिसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आंख बंद करके ही बना सकते हैं दोस्तों कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है आपका कृषि है। क्योंकि झारखंड में देखें तो यहाँ पर लगभग 80% से लोग ऊपर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए इसका मुख्य आधार यहाँ पर है। और झारखंड में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसकी फसल की जाती है? तो सबसे ज़्यादा धान की ही फसल की जाती है। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये देखिए दोस्तों, तो करंट अफेयर से प्रश्न है, और अगर देखा जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो इसको याद भी रख सकते हैं कि जो राशि आवंटित की गई थी 14,632 करोड़ रुपए की आवंटित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत में राज्यों के अगर विस्तार से अगर देखें दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का 14वां स्थान है। और आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़ दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की भी जनसंख्या देखें तो झारखंड इतना नहीं था, इसलिए इसके क्रम में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो झारखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित जो है वो क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता होगा कि सब पहला नंबर पर आएगा आपका लातेहार। सबसे ज़्यादा वन लातेहार में पाया जाता है, माने आच्छादित है। और वहीं पर अगर देखें तो दूसरा आपका आता है चतरा। तो इस तरह से आपका चतरा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि लातेहार आपके ऑप्शन में नहीं है। वहीं पूछेगा दोस्तों सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि सिंहभूम के इलाका में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, जो सरंडा जो प्रसिद्ध है वनों के लिए, तो उसको ध्यान में। लेकिन जिला बाई पूछ रहा है तो जिला बाई आपका लातेहार हो जाएगा, इसके बाद चतरा होगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
तो झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों? अगर पूरे मैप में अगर आपको अच्छे से अगर पता होगा तो झारखंड के मैप अगर देखा जाए तो झारखंड आपका यहाँ है। इस तरह से अगर नक्शा में अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी कि पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर देखें तो इधर हो जाएगा उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, तब पूर्वी पठार, यहाँ पर पठार आपका छोटा नागपुर का। तो आप मैप अगर ध्यान में रखिएगा तो हमेशा आपका क्वेश्चन 1-2 बनते रहेंगे। तो पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में आती है, इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके जेपीएससी का प्रश्न। आप देख सकते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है और आप इसी के अनुसार से अपना तैयारी करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और ज़रूर आपको सफलता मिलेंगी। और अच्छे से कीजिए, लगे रहिए, कंटिन्यू 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा, लेकिन उस पढ़ाई को कंटिन्यू बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।